हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि आने वाले टाइम में कौन कौन सा एग्ज़ाम्स टीसीएस में बुक्ड है जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, कौन कौन सा नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है 2025 में। इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे आप पॉइंट ऑफ डिस्कशंस का देख सकते हो क्या क्या पॉइंट ऑफ डिस्कशंस रहेंगे। मेनी अपॉर्चुनिटीज़ इन 2025 इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो इंश्योरेंस सेक्टर 2025 इज़ ए बिग अपॉर्चुनिटी। सो एक एक करके हम सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये सेशन थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको समझना चाहिए। वीडियो पसंद आए इस सेशन को अगर आप लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो तो मुझे और ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आपके लिए इन सारे सेशन को प्लान करने का। ठीक है, तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस तरीके के जो सेशंस है वो कैसा लग रहा है। तो विदाउट एनी डिले हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और पहला जो पॉइंट है दोस्तों, ये पॉइंट है मेनी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर 2025। जब मैं दोस्तों ये लाइन आपको बोल रहा हूँ तो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2025 में दोस्तों शायद एक लौता होगा, ठीक है, एक लौता साल ऐसा होगा जहाँ पे आपको इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ इंश्योरेंस एंड बैंकिंग में, इसके अलावा रेगुलेटरी बॉडीज़ के जो एग्ज़ाम्स है इसमें आपको देखने को मिलेगा। आपको अगर याद है 2019, 20, 21, 22, 19 में नहीं कहूँगा, 21, 22, 23 तक, ठीक है, जो सेशन था पूरा ड्राई था। और उससे पहले 2018 एंड 2019 में जो नोटिफिकेशन थी वो बहुत ही हाई थी। तो ये जो लूप है दोस्तों, ये 2024 एंड 25 में फिर से वापस आया है। और ये जो एक दो साल आपने 2024 में भी देखा, बहुत सारे नोटिफिकेशंस, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे वैकेंसीज आप सबके लिए आया। और 2025 में भी ये जो ट्रेंड है इसे कंटिन्यू किया जाएगा। 2026 में नोटिफिकेशंस, नंबर ऑफ नोटिफिकेशंस जो है उसमें थोड़ा गिरावट आएगी क्योंकि ये जो ट्रेंड है, अगर 2025 में 10 नोटिफिकेशन आती है तो आपका 2026 में ये जाके 8 या 7 में जाके ठहर जाएगी, क्योंकि और वैकेंसी में भी इम्पेक्ट होगा। तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, पीएसयू जॉब, अगर उसको आप टारगेट कर रहे हो तो 2025 का जो ईयर है ये आपके लिए बहुत ही बड़ा होने वाला है। सो ये मैं बार बार आप सभी को बोल रहा हूँ और मैं इसके पीछे आपको लॉजिक भी दे चुका हूँ क्यों ये 2025 आपके लिए बड़ा है। और 2026 में हो सकता है आपके लिए जो नंबर ऑफ़ अपॉर्चुनिटीज़ है वो आपको कम देखने को मिल सकता है। अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में जाने की प्लानिंग कर रहे हो दोस्तों, तो मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा कि ये जो टाइम है, ये जो आपके पास टाइम है, इस टाइम में आप लग जाओ। आपको जो भी प्लानिंग करना है इंश्योरेंस सेक्टर एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए वो आप कर लो। 2025 में बहुत सारे इंश्योरेंस के नोटिफिकेशन आने वाले हैं। हम आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से इंश्योरेंस के नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है। और अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में जाने की सोच रहे हो तो 2025 इज़ द ईयर फॉर यू। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम आगे और विस्तार से डिस्कस करेंगे। हाँ, मैंने एक पॉइंट आपको बता दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप ज़रूर 2025 को टारगेट करो, क्योंकि इस बार एसएससी, रेलवे और शायद यूपीएससी भी एक दो एग्ज़ाम जो यूपीएससी करवाती है, वो भी एक दो एग्ज़ाम जो इतने सालों में नहीं आया, वो भी आपको CSIR का नोटिफिकेशन, इन सारे जो नोटिफिकेशन है CSIR शायद यूपीएससी करवाती है। तो अगर आप प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में जाने की सोच रहे हो तो रेलवे और एसएससी ये दो बहुत ही बड़े नोटिफिकेशंस है जो अलग अलग ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, जूनियर इंजीनियर, आपने देखा रेलवे का जो नया कैलेंडर है वो भी आउट हो चुका है, एसएससी का कैलेंडर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। सो अगर आप सोच रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में जाना तो ये जो 2025 का ईयर है ये आपके लिए बहुत ही बड़ा साबित होने वाला है। ठीक है, मैंने हर पर्सपेक्टिव में आपको बता दिया। पीएसयू, बैंकिंग ही पीएसयू है, बैंकिंग एंड पीएसबी, पीएसयू या आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, इन सब के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो 2025 से बड़ा ईयर आपके लिए नहीं हो सकता। कैन वी क्रैक 2025 विदाउट करंट अफेयर्स? यहाँ पे एग्ज़ाम्स होना चाहिए। क्या पॉसिबल है करंट अफेयर्स को वीक लेके हम 2025 के जो एग्ज़ाम्स आने वाले वो क्रैक कर दें? छोटा सा एग्जाम्पल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो क्रेडिट ऑफिसर का एग्ज़ाम हो उससे मैं आपको देना चाहता हूँ।
देखिए दोस्तों, ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है, ठीक है। रीजनिंग जो भी चीज़ें दीजिए, अगर आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया है तो आपको 5 मिलेंगे। आपके दोस्त ने अगर अच्छी तरीके से प्रिपेयर करा है तो हो सकता है उसे 7 मिल जाए, ठीक है। हो सकता है आपको 2 कम मिले, हो सकता है आपको 2 ज़्यादा मिले, बस इतना ही डिफरेंस रहेगा। इससे ज़्यादा रीजनिंग में कभी भी आपका डिफरेंस जो है वो 7-8 नंबर का कभी नहीं रहता। इतना ही आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। कभी आपको कम मिल सकता है, कभी उससे ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि रीजनिंग लोग कर लेते हैं। क्वांट में आप कहोगे मैं एरिथमेटिक में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ सर, मुझे हर कुछ आता है। एग्ज़ाम में जाओगे तब एरिथमेटिक के आपसे आप जितने भी हो, जो एवरेज जो अच्छी स्टूडेंट्स है जिनके साथ मैं बात करता हूँ व्हाट्सएप पे, अलग अलग जो मैं गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ उनके साथ जो मैं बात करता हूँ, तो मैं अलग अलग जब उनके साथ बात करता हूँ तो एरिथमेटिक में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही 3 सवाल ही आप ऐसे कर पाते हो। एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं, कोई टॉपर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एवरेज चलता है वही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी अरिथमेटिक में भी, क्वांट में भी आपका जो साथी है उससे आप 2 मार्क ज़्यादा, 2 मार्क नहीं, मैं थोड़ा 3 लेके चलता हूँ, 3 मार्क ज़्यादा है 3 मार्क कम, मैं मेंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और आप जब मैं आपका साथी बात करूँ तो आप समझ लेना वो कॉम्पिटिटर जो आपके लेवल का हो, ठीक है, उसकी इक्वल, उससे 3 मार्क कम या 3 मार्क ज़्यादा। तो इससे क्या होता है दोस्तों, कभी रीजनिंग में वो आपसे ज़्यादा करेगा और कभी आपका जो क्वांट में है वो आपसे कम करेगा। तो इससे क्या हो जाता है दोस्तों, क्वांट एंड रीजनिंग में जो अटैम्प्ट है वो आपका नल एंड वर्ड हो जाता है। इतना ज़्यादा डिफरेंस क्वांट रीजनिंग में नहीं रहता। डिफरेंस 2 ही चीज़ों में रहता है, एक आपका इंग्लिश, आजकल इंग्लिश एक फैक्टर हो सकता है आपका। इंग्लिश जो मेंस में जाते जाते ज़्यादातर की इतने बुरे नहीं होते, इंग्लिश ठीक ठाक अच्छे ही होते हैं। इंग्लिश भी आजकल इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं रहा। लोग जब 30 में से 15-17 उनको इंग्लिश में मिलता है वो बोलते हैं प्रॉब्लमेटिक है, और वे मुझे बोलते हैं सर 15-17 मिल रहा है, मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहा। तो आप सोचिए 15-17 में भी वो लोग मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करके वो 20+ की सोच रहे हैं, 20+ के सोच रहे। तो ये भी ज़्यादा इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं रह चुका इंग्लिश, ठीक है। क्योंकि आपका किसी का मैथ्स से रीजनिंग थोड़ा वीक है तो वो इंग्लिश से वो कवर कर रहा है, और इंग्लिश क्या होता है, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का थोड़ा वीकर साइड ही रहता है। तो ये जो 3 सब्जेक्ट्स है दोस्तों, इसमें ज़्यादा कट ऑफ का ज़्यादा वेरिएंस नहीं आता। वेरिएंस किस में आता है दोस्तों, एसएससी सीजीएल का एग्जांपल मैं देता हूँ। एसएससी सीजीएल में क्या हुआ, एसएससी सीजीएल में कट ऑफ हाई क्यों गया, बहुत ही बवाल हुआ। लोगों ने रीजनिंग भी कर लिया, लोगों ने आपका मैथ्स भी कर लिया, लोगों ने आपका इंग्लिश भी कर लिया। प्रॉब्लम आता है दोस्तों आपका जीके में, ठीक है। जीके करंट अफेयर्स जो भी आप बोलो उसमें दोस्तों आपका प्रॉब्लम आता है। वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे किसी को मिल जाता है 5, किसी को मिल जाता है वहाँ पे 15। और अभी जो ट्रेंड चल रहा है, जो लोगों का पढ़ने का तरीका है, जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे कि करंट अफेयर सबका वीक है, आप गलत सोच रहे होंगे। मैं आने वाले जो स्लाइड्स है उसमें दिखाऊंगा करंट अफेयर्स में लोग कैसे मेहनत कर रहे हैं। और अगर आप करंट अफेयर्स को अच्छा नहीं कर पा रहे हो 2025 में भी, और अगर आप बार बार मेंस में जाके या मेंस में आने से पहले आप सोच रहे हो करंट अफेयर्स तो मैं ऐसे करके कर लूँगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेंस में अपेयर होने से पहले अभी से आपको करंट अफेयर्स जो है वो आपको अच्छे करना होगा। एज ए सब्जेक्ट आपको इसे अच्छा करना होगा। इसे सिर्फ रटना नहीं है दोस्तों, इसे सब सिलेक्टिव तरीके से आपको आसान भाषा में समझना होगा। आपको मैं अगर कोई टॉपिक बताता हूँ, जैसे मनी मार्केट में इतना पैसा अभी गवर्नमेंट ने फ्यूज़ किया, सपोज एक न्यूज़ है, तो आपको पहले ये समझना होगा मनी मार्केट है क्या। आप ये चीज़ रट्टा मार के एग्ज़ाम में जाके आप जो मनी मार्केट का रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएगा वो आप नहीं कर पाओगे सही। तो करंट अफेयर्स को एज ए सब्जेक्ट हमें ट्रीट करना होगा। कैसे ट्रीट करना है, कैसा स्ट्रेटेजी रहना चाहिए करंट अफेयर्स में, इन सारे टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस करूँगा। 2025 इज़ ए बिग अपॉर्चुनिटी। आप हर एक टॉपिक के ऊपर थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कैन वी क्रैक करंट, इज इट पॉसिबल टू प्रिपेयर बोथ एसएससी, रेलवे एंड बैंकिंग? जी हाँ दोस्तों, इट इज़ पॉसिबल। अगर आप अच्छी तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से आप एसएससी, रेलवे और बैंकिंग तीनों टॉपिक को सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप टारगेट करते हो तो ये तीनों एग्ज़ाम्स जो है वो आप इजीली क्रैक कर सकते हो। लोगों ने क्रैक किया भी एसएससी और बैंकिंग एक साथ। रेलवे और बैंकिंग में ज़्यादा सिलेबस, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। 80% जो है आपका सिमिलरिटीज़ है आपका
बैंकिंग और आपका रेलवे में, ठीक है। तो ये भी आप, रेलवे भी एक ऑप्शन है, एनटीपीसी है, आप वो भी एक बार देख सकते हो। चलिए मैं आपको समझा दिया ओवरव्यू, अभी हम आते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया था स्ट्रेटेजी की बात, करंट अफेयर्स में ज़्यादा पढ़ना नहीं होता, सिस्टमेटिक तरीके से ठीक तरीके से आपको अपियर होना है करंट अफेयर्स में, आपको टारगेट करना है। जैसे कि बैंकिंग एंड इकोनॉमी से पिछले साल एवरेज 20 क्वेश्चन बने। आप मान लीजिए कोई बंदा है, उसने बैंकिंग एंड नेशनल न्यूज़, ठीक है, ये 2 टॉपिक ही अच्छी तरीके से 6 मंथ्स का पढ़ के गया, वो स्टैटिक विथ सारे फैक्ट्स वो अच्छी तरीके से करके गया, सारे टॉपिक्स को छोड़ दिया। उसका कैपेसिटी कितना रहेगा 24 क्वेश्चंस का, उसका 50 में से एसबीआई क्लर्क में 24 क्वेश्चन उसका ठीक ठाक रहेगा। अगर उसमें से उसने 20 भी कर दिया करेक्ट, तब करंट अफेयर्स में कितना मार्क्स बना, 20 मार्क्स, ठीक है। 20 भी उसने करेक्ट कर दिया, सोचा मैंने, मान लिया कि 4 उसने नेगेटिव भी कर दिया, तो 18 मार्क्स तो उसका आराम से बन गया, 18 से 19 मार्क्स तो उसका आराम से बन गया ना दोस्तों। 2 ही टॉपिक किया और उससे कितना बन गया, 18 से 19। तो डिमांड क्या चाह रहा है, आईबीपीएस आपसे चाह क्या रहा है, वो करंट अफेयर्स में आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है करंट अफेयर्स आप पढ़ते जा रहे हो, 6 महीने का पीडीएफ आपने निकाला, 6 महीने का नोट्स आप पढ़ते जा रहे हो और याद आपको कुछ भी नहीं हो रहा। सो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आप देख लेना। एग्ज़ाम कौन से मंथ से कितने क्वेश्चन 2023 में पूछे गए थे, एग्ज़ाम डेट था फरवरी। ये सेशन में थोड़े दिन बाद लेने वाला था, बट बिकॉज ऑफ आपका एसबीआई क्लर्क मेंस है 10th एंड 12th को, तो मैंने सोचा ये जो सेशन है उसमें आपको थोड़ा फ़ायदा मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, करंट अफेयर्स लोग स्कोर करते हैं। ये कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पीडीएफ से प्रिपेयर करते हैं, जो मैं उनको बार बार यही गाइड करता हूँ। आप देख सकते होंगे इतने सारे रिव्यूज़ है, वीडियो को पॉज करके आप एक बार देख लेना। या फिर रिसेंटली एक स्टूडेंट है जिनका क्वांट और रीजनिंग में इतना अच्छा नहीं था, बट उन्होंने आईबीपीएस पीओ में फाइनल सिलेक्शन लिया। 5 इयर्स उन्होंने स्ट्रगल किया और 5 इयर्स के बाद उनका जो सिलेक्शन है वो 2024 में, वो मुझसे जुड़े थे। आप जनवरी महीने में, मैं इनके बात कर रहा हूँ 2024 में, और उन्होंने जो करंट अफेयर्स में है वो 18.75 उनका स्कोर था। ये जो सारे रिव्यूज़ है आप कम्युनिटी टैब में देख सकते हो। और मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि हमारा जो ब्रेन है उसका एक कैपेसिटी है, और हम इसी तरह के सिलेक्टिव स्टडी के ऊपर हम बिलीव करते हैं। चलिए थोड़ा और आगे, एक कुछ मार्कशीट है दोस्तों, आप देख सकते हो। और मैं रिसेंट एग्ज़ाम्स की अगर मैं बात करूँ, जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट ऑफिसर का जो रिसेंट एग्ज़ाम हुआ था, कल आईडीबीआई जेम का एग्ज़ाम हुआ था। क्वेश्चन भर के दोस्तों पूछे गए थे। यहाँ पे 30 क्वेश्चन था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। मैं शिफ्ट 1 की बात कर रहा हूँ, मैंने सारे शिफ्ट नहीं देखे। शिफ्ट 1 में मेरे 2-3 स्टूडेंट्स थे, उनसे बात किया तो 30 में से दोस्तों 30 क्वेश्चन उसमें आए थे। 30 में से दोस्तों 19 से 20 क्वेश्चंस डायरेक्ट पीडीएफ से पूछे गए थे। सो आप, मैं ये नहीं बताऊंगा 25 आपको मिल जाएगा, ठीक है, 25। अगर 19 से 20 क्वेश्चंस आपको सिलेक्टिव स्टडी करके अगर आपको आता है, और उसमें से अगर आप 90% भी 30 में से आप दे देते हो, 20 में से अगर 90% भी दे देते हो, तो आपका 18 मार्क्स तो वहाँ पर ही बन गया। मैं छोड़ दिया, और मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको 6 महीने पढ़ना है। मैंने ठीक तरीके से मैं आपको सिलेक्टिव टॉपिक्स जो है मैं वो पढ़ाऊँगा, और उससे मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूँ, आने वाले जितने भी एग्ज़ाम से एटलीस्ट करंट अफेयर्स में आपका ये वीक सब्जेक्ट मैं रहने नहीं दूंगा। ये मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ। तो चलिए, ये आप देख सकते हो, कम्युनिटी है, इस चैनल की कम्युनिटी टैब में जाके आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स हैं। और दोस्तों, किसी को अगर कोर्स के बारे में डिटेल्स चाहिए, अगर ज्वाइन करना है, तो आप 9365651319 इस नंबर पे ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैं आपको कोर्स की डिटेल्स, आरआरबी पीओ टारगेट कर रहे हो, आईबीपीएस टारगेट कर रहे हो, रेलवे या जो भी एग्ज़ाम से आप टारगेट कर रहे हो, जहाँ पर ब्रेक करंट अफेयर्स आता है, और अगर आप चाहते हो करंट अफेयर्स को एक मजबूत टॉपिक बनाना और इसमें वीक नहीं रहना, और सिलेक्शन चाहते हो 2025 में, तो आप ज़रूर मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, सब इम्पोर्टेंट एग्जाम डेट्स बुक्ड ऑन टीसीएस, एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशंस। तो चलिए इसके बारे में आते हैं। जो कुछ डेट्स जो है वो टीसीएस में बुक्ड हुआ, जो आप लोग पूछ रहे थे सर वो नोटिफिकेशन के बारे में बताइए, वो उसके बारे में बताइए। मैं उसके बारे में भी बता सकता हूँ, जिसका डेट्स जो है वो टीसीएस में बुक्ड हुआ, और आगे के बताऊंगा, हर एक नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपको भी पता चले कि 2025 में कौन कौन सा एग्ज़ाम है जिसको आप टारगेट करके आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो पहला तो दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट है, 2 जून से जो स्टार्ट हो रहा है, 2 जून से 22 जून तक वो टीसीएस में स्लॉट बुक है। 2 जून से 22 जून तक आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट रहेगा।
एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट जो है वो 28 जून से 21 जुलाई में। गौर करने वाली बात यह है 28 जून पहले मैंने पिछले वाले वीडियो में कहा था कि एसएससी के लिए पहले बुक हुआ था जब वेंडर चेंज नहीं हुआ था। वेंडर चेंज की बात जब नहीं आई थी, अभी सुनने में आ रहा है कि एसएससी ने वेंडर चेंज का जो बात है वो अभी टीसीएस को नहीं देगा, क्वेश्चन बैंक जो है। सो उसके लिए 28 जून की जगह जहाँ पे एसएससी सीजीएल होना था वो अब चेंज हो गए, वो रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट को दे दिया गया है। आप मेरा पहले वाले वीडियो देखना, मैंने आपको बताया था पहले 28 जून को था एसएससी सीजीएल, तो अभी वो क्या हुआ है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम होगा और जो 21 जुलाई तक चलेगा। नेक्स्ट चलिए, एसबीआई पीओ मेंस जो है वो आपका 5 मई को है। एसबीआई पीओ मेंस के लिए जो है वो कोर्स हमारा लाइव है करंट अफेयर्स का, वो भी आप परचेज कर सकते हो। एसएससी सीजीएल एक्सपेक्टेड जो है एग्ज़ाम डेट अभी तक तो वेंडर फाइनलाइज नहीं हुआ, बट मोस्ट प्रोबेबली एसएससी अपने कैलेंडर के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेगा। तो आई एम पर्सनली एक्सपेक्टिंग कि जुलाई एंड अगस्त में आपका जो एग्ज़ाम है हो सकता है। अभी इम्पैक्ट ऑफ वेंडर चेंज जो मैंने बताया है उसका अभी कुछ रिजल्ट आना बाकी है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि जुलाई और अगस्त में इसका एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है वो हो जाएगा। अभी भी कोई डेट स्पेसिफिक डेट बुक नहीं हुआ है। नेक्स्ट आते हैं हम, रेलवे सीबीटी 2 ग्रेजुएट जो है वो आपका सितंबर एंड अक्टूबर में होगा, ठीक है। रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 यूजी जो अंडर ग्रेजुएट का है वो आपका अक्टूबर नवंबर में होगा। वाईसीएल एओ एक बड़ा नोटिफिकेशन जो मार्केट में जो बोलिए इसके बारे में मुझे थोड़ा और अपडेट लेना बाकी है, वो अभी सुनने में आ रहा है, एक अलग सोर्स से सुनने में आ रहा है कि ये जो एग्ज़ाम है वो 29 जून को आपका शेड्यूल है। वाईसीएल एओ विथ एक्सपेक्टेड 200 वैकेंसी। हम आगे आने वाले दिनों में इसके ऊपर और रोशनी डालेंगे और क्या है मुद्दा हम देखेंगे, बट अभी जो है इसका अपडेट ये है कि 29 जून को एक्सपेक्टेड है। दिस इज़ नॉट कन्फर्म एट, मैं आप पहले भी बता दे रहा हूँ विथ स्टार मार्क सुनने में आया 29 जून को ये है। चलिए नेक्स्ट, वाईसीएल एओ मेंस, इसका भी स्टार मार्क है, अगस्त में इसका हो सकता है मेंस फेज़ 2 का जो एग्ज़ाम है वो हो सकता है। आईडीबीआई जेम का एक नया नोटिफिकेशन फिर से आ सकता है, ये जुलाई में आने की पूरी उम्मीद है आईडीबीआई जेम का, ठीक है। इसका तो एक एग्ज़ाम हुआ और एक और नया नोटिफिकेशन आईडीबीआई जेम का 2025 में आपको जुलाई महीने में देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ी पॉइंट LIC AAO FCI AG3 सिटी के LIC AAO, सर इसका डेट बुकड हुआ, मैंने बोला नहीं। इसका एग्ज़ाम होगा, मैंने बोला हाँ एग्ज़ाम होगा। LIC AAO का चांसेस इस साल बहुत ज़्यादा है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि LIC के बारे में कोई इतना खोल के क्यों नहीं बातचीत कर रहा, क्योंकि LIC का जो रिकॉर्ड्स है वो बहुत ही क्या बताऊँ मैं, बहुत ही बुरा है। LIC का जो रिकॉर्ड है वो लास्ट मोमेंट में नोटिफिकेशन कैंसिल करने के अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन को महारत हासिल है तो वो LIC को हासिल है। तो चांसेस इस बार फिर से बना है LIC AAO का, और कुछ जो न्यूज़ पोर्टल है, कुछ जो यूट्यूबर्स है वो इसका डेट जो है वो 5 जुलाई को बता रहे हैं, बट ये जो डेट है ये मैं कंफर्म नहीं करता, क्योंकि मेरे हिसाब से इसका जो एग्ज़ाम डेट से अभी भी बुकड नहीं हुआ है। LIC AAO का कोई भी एग्ज़ाम डेट TCS में बुक नहीं हुआ है, बट कोई अलग अलग सोर्स बता रहा है कि इसका एग्ज़ाम जो है वो 5 जुलाई को है। अगर उनके सोर्सेज से बता रहा है तो हो भी सकता है, बट अकॉर्डिंग टू माय सोर्सेस इसने अभी भी अपना एग्ज़ाम डेट बुक नहीं किया है, बट यस ये आने की पूरा चांसेस है विथ ए वैकेंसी ऑफ 350 to 400, ठीक है। ये था LIC AAO के बारे में, जो आप लोग पूछते रहते हो तो ये LIC AAO के बारे में, ठीक है। FCI AG3 का भी चांसेस है, हाई चांसेस है 2025 में। कुछ प्रमोशन वगैरह की इंटरनल प्रमोशन चल रहा है FCI AG3 में, ये ख़त्म होने के बाद अभी अप्रैल मई में एक और वैकेंसी असेसमेंट का जो लिस्ट है वो आएगा, और उससे ही डिटरमाइंड उसके बाद ही शायद FCI जो है वो अपना एग्ज़ाम जो है उसका प्लानिंग करे, उसका जो भी करे। बट ये मैं पॉजिटिव हूँ कि FCI AG3 का नोटिफिकेशन जो है वो 2025 में आएगा, और आने वाले दिनों में मैं इसके रिगार्डिंग ज़रूर आपको अपडेट करता रहूँगा। TCS में डेट बुक नहीं है, मैं भी ये बता रहा हूँ। YCL असिस्टेंट चांसेस है, एक्सपेक्टेड है 2025 में। AO और असिस्टेंट, AO का तो शायद क्लियरेंस, AO तो बहुत ज़्यादा है, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में AO आता है तो उसके पीछे असिस्टेंट का भी नोटिफिकेशन हम ज़्यादातर टाइम देखने को मिलता है, एक्सेप्ट LIC। चलिए, NICL AO हाईली एक्सपेक्टेड है विथ 500 वैकेंसी। इसके एग्ज़ाम्स आपको आने वाले चंद दिनों में इसका अपडेट जो है मैं आपको दूंगा।
ये बहुत ही लास्ट स्टेज में है अपने रिक्रूटमेंट के। इसका ज़रूर एग्ज़ाम्स आपको देखने को मिलेगा। NICL है NICL होगा, दोनों में से एक तो होगा। बट ये 500 वैकेंसी जो है बहुत ही पुरानी न्यूज़ है एंड बहुत सारे सोर्सेज से मुझे ये भी पता चला कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो रेडी है। ठीक है, अभी जो इसका करंट कुछ प्रोसेस चल रहा है, करंट जो आपका है उसका कुछ प्रोसेस चल रहा है, वो ख़त्म होने के बाद शायद इसका नया नोटिफिकेशन आपको चंद दिनों में कुछ अपडेट या कुछ डेट्स आपको मिल जाए। चलिए नेक्स्ट, UICL असिस्टेंट, ये आपका मैंने पहले भी बताया है, ये हर साल नवंबर में इसका जो रहता है, इसका ये जो UICL असिस्टेंट रिक्रूटमेंट करने का जो एक्सरसाइज है वो हर साल नवंबर में एक्टिवेट होता है। तो 2025 के नवंबर महीने में आप UICL असिस्टेंट जो एग्ज़ाम है उसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और मैंने ये भी बताया है सम LBO नोटिफिकेशंस, और LBO नोटिफिकेशन में पहला जो है मेरा नाम मैं लेने वाला हूँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का LBO, ये 2025 में एक्सपेक्टेड है, जो आपको देखने को मिल सकता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के LBO और अलग अलग बैंक जो है जिन्होंने LBO नहीं निकाला है वो भी आपको आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। कुछ दिनों में यानी जुलाई के बाद, ठीक है, जुलाई के बाद, जुलाई, अगस्त, सितंबर में आपको कुछ LBOs के नोटिफिकेशंस देखने को मिलेंगे। तो ये जो है मैंने आपको एक एक करके बता दिया क्या क्या कौन कौन सा अपॉर्चुनिटीज़ है, कौन कौन सा नोटिफिकेशन जो है वो आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। SBI क्लर्क, SBI PO तो होगा, इसका जो डेट्स है अभी मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा, बट ज़रूर मैं कुछ दिनों में, जो शायद इस मंथ के एंड में शायद मैं एक और सेशन लूँ सम एग्ज़ाम डेट्स बुक्ड ऑन TCS के बारे में, तब मैं ज़रूर एक एक करके टॉपिक जो है वो मैं आपको शेयर ज़रूर करूँगा। यही था दोस्तों आज के लिए इस सेशन में। मैंने आपको इतना ज़्यादा तो एग्ज़ाम डेट्स नहीं दिया, बट क्या करें, सारे जो पॉसिबिलिटीज़ है वो मिल रहे हैं, तो मैंने सोचा ये जो सेशंस है वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। कुछ एग्ज़ाम डेट्स मुझे पता चला तो मैंने एक साथ आपको सारे डाउट्स और सारे एग्ज़ाम डेट जो है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। सेशन थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि सेशन बड़ा था, टॉपिक्स भी बड़ी थी। सो चलिए मिलते हैं एक और सेशन में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और फ्यूचर में क्या आपके लिए ऐसे सेशन में लाऊं या आपको हेल्प मिलता है, ज़रूर अपना फीडबैक इस अपने कमेंट के ज़रिए ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।